नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस उत्तम स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग इंटर परीक्षा 2024 के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर का सेट 1 को सोल्व कराएंगे, जो कि आप सभी के बीच अनु सर सोल्व करेंगे, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में इसमें से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अनु सर सोल्व करेंगे, आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चलिए अब हम लोग के पास आ गया है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 1 को पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास आवेश है तो हम कितना कम से कम आवेश रख सकते हैं, उससे कम आवेश रखना संभव है ही नहीं। यह क्वेश्चन का यही दायित्व है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और चाहे तो प्रोटॉन के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश होगा वो ऋणात्मक और प्रोटॉन के कारण जो होगा वो धनात्मक। तो कहने का मतलब है कि कितना हो सकता है, तो कोई बुद्धू भी रहेगा तो समझ पाएगा कि इलेक्ट्रॉन कम से कम इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से आवेश उत्पन्न होता है। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो आदान प्रदान जरूर करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है तब उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इतना एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, तो एकरा से कम इलेक्ट्रॉन तो आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा हमेशा इंटेजर में होता है 1 2 3 4, तो सबसे कम तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कहीं पर आवेश रहेगा तो उसको हम गलत मान देंगे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कहीं पे आवेश रहेगा तो बोलेंगे कि न्यूनतम है, इससे ज्यादा करल जा सकता है पर इससे कम नहीं संभव है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 1.6 गुने 10 के पावर -19, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण है जो न्यूनतम होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए बाबू 3.2 गुने 10 के पावर, अब देखिए इससे ये क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे भी ज्यादा है और एक तो बहुत ही ज्यादा है। आप देखिए कि इसके पावर 10 के पावर -19 है, तो आप कंफ्यूज ना कर जाएंगे कि ये वाला बड़ा है। आप देखिएगा कि एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10 के पावर माइनस में है, माइनस को जब पावर में बदलेंगे तो बट्टा में 10 के पावर 19 चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सब में ऑप्शन ई है जो सबसे कम आवेश है, और इससे कम तो रखना संभव ही नहीं है। यानी कि पहला क्वेश्चन होता है आप लोग के सामने समाप्त कि सबसे कम आवेश कितना रखा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंब समरूप अवशिष्ट सीधे तार से R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं 2R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 एवं E2 का अनुपात होगा। सोचने वाला बात यही लाइन में लिखा है कि लंब समरूप अवशिष्ट है। कैसा है? लंब समरूप। अगर देखें तो इस प्रकार से रहेगा, छड़ के जैसा रहेगा लंब समरूप। तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगा ई होगा, वो होगा बाबू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। आप इसमें देखिए कि आर और ई में कैसा संबंध है, बस इतने से जरूरत है इसमें। तो देखेंगे कि आर और ई में व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि आर घटेगा तो ई बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। तो देखिए कि पहले दूरी था रे बच्चा R, अब दूरी कितना कर दिया 2R, तो दूरी को क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब दूरी बढ़ावेगा तो तीव्रता क्या होगा, कमेगा। तो अब देखते हैं कि तीव्रता कितना कमेगा। तो बताओ ये दूरी को जब 2R कर देगा, दूरी को क्या कर देगा 2R, तो तीव्रता दुगना हो जाएगा कि ना। अगर पहले से दूरी कितना था R, तो तीव्रता को अगर हम ये कहते हैं तो अगर दूरी को कर देंगे 2R, अगर पहला वाला तीव्रता को E1 जब दूरी R था तब, अब दूरी कितना हो गया रे बाबू, R डैश कर देते हैं, तो तीव्रता को E डैश कर देंगे। तो तुम बता सकता है कि E डैश का मान होगा जो ऐसे रहेगा बट्टा में 2R, मतलब तीव्रता का हो गया, दूरी बढ़ने के कारण कम गया। तो बताओ ये दूरी दुगना तो तीव्रता आधा,
तो बताओ पहले वाला तीव्रता रहेगा दुगुना और दूसरा वाला तीव्रता का रहेगा इसका आधा, तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 2/1। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की। चलिए देखिए, कहता है एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत, बाबू देखिए इसको अभी हम सोल्व किए, इसका ऑप्शन कितना आया 2/1, यानी कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। अब देखिए एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और लंब अर्धक, अब देखो ये समझने वाला बात है ये सब। अब लंब अर्धक कहा तो काम करेंगे, तो देखो कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत ध्रुव बोल रहे हैं मतलब दो ध्रुव रहेगा इसमें पोल, एगो को प्लस पोल बोलेंगे, एगो के पर माइनस पोल बोलेंगे। अब बताओ माइनस पोल और प्लस पोल है, यानी कहने का मतलब है कि एगो पर बल अगर ऊपर की ओर लगा देंगे तो एगो बल नीचे की ओर, तो बताओ इस प्रकार से घूर्णन करने लगेगा कि ना, तो इसीलिए कहला विद्युत ध्रुव, यानी कि ध्रुव पर दो गो बल लगेगा और दो समान और विपरीत बल लगेगा, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, एगो अक्षीय पर लगेगा तब। और देखो लंब अर्धक मतलब ये दोनों के बीच वाले लंब अर्धक के बीच में, यानी एक तरह से निरक्षीय, यानी कहने का मतलब है कि अक्षीय बिंदु पर कितना बल लग, कितना तीव्रता उत्पन्न होगा और निरक्षीय बिंदु पर कितना तीव्रता होगा, इसी के बारे में ही बात कर रहा है। तो देखिए बाबू अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। अब बताओ अगर निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। बस तुमको डॉट क्या, तुमको ध्यान क्या देना है कि अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह है, दोनों जगह है, r³ दोनों जगह है, दोनों जगह है, समस्या है केवल इसमें 2p है और इसमें p है, यानी कि बताओ अगर जितना भी बल लगाएंगे उसका ही क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा अक्षीय में, और अगर जितना बल लगाएंगे उतना ही निरक्षीय में काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूछता है इसमें कि E1 एवं E2 के बीच का कोण अगर थीटा हो तो हमको पता करना है E1 अनुपात E2। तो आप देख के बताइए कि अक्षीय में बल कितना लग रहा है 2p, निरक्षीय में कितना बल लग रहा है p, तो रेशियो निकाल के तुम यही से देख लो 2:1 आएगा कि ना। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई वस्तु पर आप एगो अक्षीय काम करेंगे एगो निरक्षीय काम करेंगे, तो अक्षीय काम करेंगे तो बढ़िया से काम होगा और निरक्षीय काम करेंगे तो बढ़िया से काम नहीं होगा। तो समझ गए बाबू कि इसका ऑप्शन ढूंढिए कि आपको होना चाहिए 2:1। कौन ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे, इसका आंसर आया था 2:1:5। कहता है P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P तथा E के बीच कोण होंगे। अब देख लो बाबू बल आघूर्ण बताए ना, बल आघूर्ण के क्या बोलते हैं टाउ, टाउ का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E को जब हम आगे तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा P sin थीटा। अब बताओ अब हमको टाउ चाहिए मैक्सिमम, टाउ क्या चाहिए, तो तुम बोलेगा कि सर साइन थीटा का वैल्यू लगा लीजिए मैक्सिमम, तो तुम बोलो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा कि ना। तो इस प्रकार से बाबू इस बार देख लो कि थीटा बराबर 90 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। ए अक्षीय बिंदु है, अब ये बात कर रहे थे बाबू अक्षीय के, और बी कैसे है निरक्षीय। अब ये बोले थे कि अक्षीय में अगर काम करोगे तो तुमको फायदा दुगना मिलेगा और निरक्षीय में काम करोगे तो फायदा दुगना नहीं मिलेगा। तो देख लो रे बाबू अक्षीय मतलब जिधर आघूर्ण है उधर की अक्ष की ओर ही कोई बिंदु ले लिए P1, और देखो यहाँ पर ही प्लस तो यहाँ पर ही माइनस। अब ई दोनों के बीच से लंबवत दूरी पर कोई बल लगेगा, इसको बोलेंगे हम लोग P2 बिंदु। यानी इस बिंदु पर तीव्रता ढूंढना है और इस बिंदु पर तीव्रता ढूंढेंगे तो अक्षीय और इस बिंदु पर ढूंढेंगे तो निरक्षीय। तो बताओ अक्षीय के फार्मूला भी तुरंत बताएं, क्या होगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। निरक्षीय का भी अभी तुरंत बताएं, E2 कह देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। तो तुम बोलो अक्षीय रहेगा तो दुगना लगेगा कि ना तीव्रता, और निरक्षीय रहेगा तो तीव्रता कितना लगेगा बताओ कितना लगेगा केवल p। तब क्या पूछता है
तीव्रता ए है तो ई तथा बी पर तीव्रता होगी। तो बताओ ये तीव्रता केवल दूरी पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, पी पर। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो जितना लगा था उसका क्या लगेगा, आधा लगेगा, माइनस में अगर ई बाई क्या लगेगा 2, यानी अक्षीय में जो लगेगा बाबू वो निरक्षीय वाला से दुगना, और जो निरक्षीय में लगेगा वो अक्षीय वाला से आधा। अगर अक्षीय में काम करोगे तो दुगना, और निरक्षीय में काम करोगे तो जितना अक्षीय में कर रहा था उसका आधा मिलेगा तुमको। बात समझ गए? चलिए आगे कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव होगा। अरे बाप रे बाप, समझ ले बढ़िया से, समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप है। तो तनी समझते हैं कि जेड अक्ष के क्या कहते हैं। ये हो गया रे बाबू तोर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और देखो जेड हम बना रहे हैं ऐसे, लेकिन तुम जान लो कि जेड ऐसे है ना, जेड कैसे है, ऐसे लंबवत है, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों कैसा है, लंबवत। लेकिन बताओ बोर्ड पर ऐसे लंबवत खींचा जा सकता है, तो हम इसको दिखाने के लिए इधर की ओर खींचे हैं। तो बताओ कि सम विभव जो पृष्ठ होता है ना बाबू, वो हमेशा अक्ष के लंबवत रहता है। कैसे रहता है, तल के लंबवत। तो तल कौन है, एक्स वाई, एक्स वाई के लंबवत कौन है यहाँ पर बताओ। अगर कोई एक्स वाई ले तो इधर कोई ऐसे जो जेड है ये लंबवत है कि ना, तो बताओ जेड अक्ष के लंबवत कौन तल रहेगा, एक्स वाई तल। कौन रहेगा, एक्स वाई। कहता प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी। तो देख रहे बाबू, स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा बोले मतलब पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला होगा 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। यानी हमरा चाहिए आवेश और हमरा चाहिए वोल्टेज। हाफ तो कांस्टेंट है, जो पहला वाला में काम करेगा तो दूसरा वाला में बंद करेगा। तो बताओ कै गो बूंद लिया है, 8 बूंद। तो बताओ जो आवेश रहेगा वो कै गुना हो जाएगा, पहले वाला से 8 गुना काम करेगा। तो स्थितिज ऊर्जा, अब बताओ अब हमको क्या चाहिए, वोल्टेज। तो V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, होता है कि ना। यानी अब हमको क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या पता करेंगे कि 8 गो छोटा बूंद को बड़ा छोटा बूंद को मिला करके एक बड़ा बना दिया। ऐसे ऐसे छोटा बूंद था, 8 गो था, कै गो था, 8 गो, इसको मिला के एगो बड़का बना दिया। तो देखते हैं कि अगर छोटका का त्रिज्या R तो बड़का का त्रिज्या कितना होगा। तो बताओ इस सब के मिल करके आयतन, और इसका आयतन क्या होने वाला है, बराबर। यानी V1 बराबर क्या करेंगे, V2। V1 करेंगे तब 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी 4/3 पाई आर क्यूब। तो तुम देखेगा अरे बाबू की 4/3 पाई से पाई कैंसिल, तो आर क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 8। तो आर बराबर क्या मिलेगा, 2। यानी कि त्रिज्या यहाँ पर आके क्या हो गया, दुगना, त्रिज्या दुगना, और आवेश 8 गुना। तो आवेश की जगह देखो 8, त्रिज्या की जगह दुगना, तो 2 कट के वोल्टेज 4, यानी देखो वोल्टेज थोड़ा 4 गुना, आवेश 8 गुना। टोटल बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कै गुना होगा, 32 गुना। कै गुना होगा, 32 गुना। ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में पैरावैद्युतांक 6 वाला पैरावैद्युतांक प्लेट के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्णवत बनी रहेगी। कह रहा है कि हम पैरावैद्युतांक इसमें ज्यादा वाला भर दे, मतलब मान के चलो कोई प्लेट बनाए और इसके बीच में पैरावैद्युतांक हम ऐसा भर देते हैं जो इसके वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाने का करे। तब बताता है कि दूरी कितना बढ़ा दे कि वोल्टेज ना बढ़े। तो देख लो फार्मूला होता है संधारित्र C बराबर, फार्मूला का होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू V अपॉन D। यानी एप्सिलॉन नॉट को कर दिया है कै गुना, 6 गुना। तो दूरी को भी बढ़ा दो 6 गुना, तो 6 गुना से 6 गुना कट जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो पूछा कि दूरी को कितनी गुनी कर दी जाए, तो तुम क्या बोलेगा रे बच्चा, 6 गुनी। यानी कि जितना एप्सिलॉन नॉट बढ़ाया था उतने हम क्या बढ़ा देते हैं, दूरी। तो दूरी एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होगा, कट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। देख ला, एक गोलीय चालक ले लिए, अब इसके ऊपर तुम गॉस के नियम में पढ़ा होगा कि इसके ऊपर तुम जितना भी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाबू तुम जानता होगा कि कोई भी गोलीय चालक रहो, अगर इसके आवेश पर दोगे ना तो सारा आवेश इस सतह पर ही रख लेगा, अंदर कोई आवेश ही न देगा।
तो बताओ आवेश ही न देगा तो केंद्र में कोई आवेश रहेगा, तो कोई आवेश न तो तीव्रता कैसा रहेगा, जीरो। बताओ सारा के सारा कमाएगा जो तू खर्चे कर देगा, बैंक तले कुछ ले ही न जाएगा, तो कुछ बचेगा तेरा पास, तो आवेश का हो गया जीरो। कहता है समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पैरा वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की तीव्रता क्या होगी, तब बढ़ेगी। फार्मूला अभी तुरंत बताएं संधारित्र वाला, एप्सिलॉन नॉट इनटू V अपॉन D। तो देख लो एप्सिलॉन नॉट का हो रहा है, बढ़ रहा है, तो धारिता का होगी, बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। अरे बात को समझना है, संयोजक तार मतलब केवल तार बनाना है। तो तुम कहेगा कि तार तो नाइक्रोम के भी बना देंगे, टंगस्टन के भी बता देंगे, तांबा के भी था, मैग्नीज के भी। लेकिन अब तुम देखो कि केवल बनाने ना कह रहा है, उत्तम कौन है, मतलब ये चारों से बनावा जा सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया वाला केकरा से बनेगा, तो सबसे बढ़िया वाला तार केकरा से बनेगा, कॉपर से। तो घर में इस्तेमाल भी करता है कॉपर। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं का माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। इनके समानांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखो रे बाबू, इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। देखो हम इसको बना के दिखा रहे हैं। कोई सतह ले लिए, इसी में लंबाई चौड़ाई मोटाई दे, कितना दे लिया है, 2 3 और 4। अब देख लो कि अगर हम ये वाला सतह लिए हैं, ये हमारा सतह हो गया, तो इस सतह, इसके पीछे भी एक सतह होगा। तो पूछ रहा है कि लंबवत सतह के बीच में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, बस ये बताना है हमको। तो अगर लंबवत सतह के बीच में अगर हमसे वोल्टेज पूछ रहा है, तो अब इसका आंसर क्या बोल देंगे, इसका आंसर बोल देंगे 4:1। समय देंगे, ये बनाना आपको सिखा देंगे, कुछ वीडियो में आगे बने रहिएगा, किसी दिन इसको बनाना सिखा देंगे। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित किया जाता है, लेड और टिन से। दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है। 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध बताओ रे बाबू, समतुल्य प्रतिरोध जुड़ जाएगा कि ना, E1 प्लस E2। क्वेश्चन नंबर 15, 3 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देख लो रे बाबू, 3 प्रतिरोधक, तीनों का मान कितना है, R, तो श्रेणी क्रम में लगा देगा तो जुट के हो जाएगा 3R। तो देखो 3R तो करा जा सकता है। अगर देखो पैरेलल क्रम में लगा देगा तो R/3, तो R/3 भी करा जा सकता है, यानी ये दोनों तो हो गया। अब देखो रे बाबू कि अगर एक को रख देते हैं श्रेणी में और 2 को कैसा रख देते हैं, समानांतर में, कैसा रख देते हैं, समानांतर में, तब तुमको निकल के आएगा 2R/3, यानी 2R/4 इसको किसी प्रकार से संयोजित करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया बॉल। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, कौन करता है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाएगा, कैसा पथ हो जाएगा रे बाबू, हेलिकल। कहता है जब किसी 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी अमापी, गलती लिख दिया रे बाबू तो सुधार कर लो। ये कहना चाह रहा है कि धारा मापे वाला ये आमीटर है, कुछ है आमीटर। कहता है कि जब किसी आमीटर को संट किया जाता है, बताओ तुम कोई काम को संट काहे ला करोगे, ओकर क्षमता का करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो क्षमता कर का होगा, बढ़ जाएगा। 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक, देखो यहां भी अमापी कह ले, अमापी मतलब कोची, आमीटर। आमीटर के प्रतिरोधक 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक संट होगा। देखो का बोला है, इसको थोड़ा करते हैं बढ़िया से। देखो धारा कितना देले है, I बराबर 1 एम्पियर, प्रतिरोध कितना देले है, R बराबर 0.9। कहता है कि जिसका हम परिसर 10, देखो हम करना डिजायर्ड धारा मेरा कोची है, डिजायर्ड धारा कितना है, 10 एम्पियर, यानी हम ये वाला तार से 10 एम्पियर बनाना चाहते हैं। ओम के नियम से V बराबर IR। तो देखो कि यहां से अगर V बराबर निकालेंगे तो IR, I का मान 1, R का मान 0.9, यानी निकाल के कितना आएगा, 0.9 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 0.9 वोल्ट। अब बताओ इतना ही वोल्टेज रखना है, लेकिन हमको धारा अवधि कितना बढ़ा देना है, 10 एम्पियर। तो इसके लिए कह रहा है कि जो हम प्रतिरोध लगाएंगे वो कितना लगाएंगे। तो देख लो फार्मूला से हम जानते हैं V बराबर IR, तो यहां से अगर R बराबर निकालेंगे तो V बटा I, यानी वोल्टेज कितना रखना है, 0.9, और करंट कितना रखना है, करंट का मान 10 दे दिया कि 10 लाना है हमको। R बराबर V बटा I, वोल्टेज का मान कितना निकाले, 0.9, और Y का मान कितना रखे, 10,
यानी इसको हम नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9/100, यानी कि हमको प्रतिरोध ला देना 0.01 अक्षर के बाद सब लोग, यानी कि 0.09, इतना हमको रिजल्टेंट प्रतिरोध लाना है। तो तुम बताओ कि प्रतिरोध पहले से था 0.9 और रिजल्टेंट प्रतिरोध चाहे 0 मतलब कम करना है तो इसके लिए पैरेलल में, तो शंट तो हमेशा पैरेलल में लगाते ही हैं। तब बताओ इसको किसके साथ लगा दे कि इतना कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आप इसको बी के साथ पैरेलल कर देंगे, मतलब देखो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू दे है इसमें 0.09, R1 तुम्हारा क्वेश्चन में है 0.9 और R2 का वैल्यू कितना है बाबू, ऑप्शन में जो तुम निकाल के आएगा 0.01, इसको तुम चेक कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज और स्टेट किए थे, और कौन किए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक खोजिए। देखो फ्लक्स के मात्रक वेबर, बड़ी कंफ्यूजन है, एक चुंबकीय फ्लक्स रहता है, एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है। एक मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो तू कंफ्यूज करते रहेगा कि फ्लक्स के वेबर बोलना है कि चुंबकीय क्षेत्र का। याद रखना चुंबकीय क्षेत्र के वेबर पर मीटर स्क्वायर और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। कहता है दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, प्रेशर लंबवत रखे जाते हैं तो एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं तो निकाय का परिणाम है। देखो क्या बोला रे बाबू कि हमारे पास दो चुंबक है, एगो को ऐसे रखते हैं तो एगो को ऐसे रखते हैं, नॉट सो ऐसे रख लें, प्लस का चिन्ह बनाते हैं, क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए रखते हैं, तो निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का होगा। तो देखो इसका ये मैंने काम करेगा, इसका ये मैंने काम करेगा, दोनों बताओ 90 डिग्री पर काम करेगा, तो दोनों सदिश राशि है, तो परिणामी होगा जिसका डायगोनल काम करेगा कि ना, तो डायगोनल कितना होगा √2m, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि किसी चुंबक के चुंबकीय अम्योत्तर के इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त है। तो देखो प्रबल चुंबक, एकदम मजबूत चुंबक बनाना है तुमको, तो किसका उपयोग करना होगा रे बाबू, नर में लोहे का। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 पर, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं, तो दोनों चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कहते हैं चुंबकीय लंबाई। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक मान होगा BLV। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है चौक कुंडली प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो इसका विद्युत वाहक बल होगा। तो देख रहे बाबू विद्युत वाहक बल इसका कितना हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल के फॉर्मूला है L × DI/dt। तो L का मान मतलब हेनरी कितना का मान कितना है 5, DI/dt एक साथ का मान कितना दिले है 2, तो इसका मान हो जाएगा 10। अब देखो कि बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है तो प्लस में, अगर घट रही होता तो क्या होता माइनस में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अननोन प्रेरण का एसआई मात्रक है, तो बताओ प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा हेनरी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए लेंज नियम कहता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय विक्षेपण, एम्पियर का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बोलेंगे बाबू कि जो ऊर्जा संरक्षण के नियम है वो कौन नियम कहता है, लेंज नियम। लेंज नियम कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। अब बताओ, अभी तो तुरंत बताएं कि हेनरी किसका मात्रक है, स्वप्रेरण के मात्रक है, इंडक्शन के मात्रक है, तो हेनरी होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है, तो वोल्टेज LR के बीच कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा रे बाबू, 0 हो जाएगा। चलिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर अल्फा हो तो बाठीन घटक होगा I sin अल्फा। चलो आगे की इसका फार्मूला है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ और आभासी शक्तियां का क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक होगा। तो शक्ति गुणांक कितना होगा रे बाबू, शक्ति गुणांक होगा, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है वास्तविक गुणांक बटा आभासी गुणांक।
तो वास्तविक गुणांक पीटी और आभासी गुणांक पीए। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो तब शक्ति गुणांक होगा। शक्ति गुणांक कितना होगा रे बाबू? कॉस थीटा। चलिए, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तो चौक कुंडली का जो सिद्धांत है वह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। चलो क्वेश्चन नंबर 36, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? तो रेडियो तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। आज के सेवा यहीं तक। चलिए आप लोग से मिलेंगे अब नए क्लास में।